ये सिलेबस और पीवाईक्यूज को छोड़ के यूपीएससी ने हमें कुछ भी नहीं बताया है। ये किताबें खराब नहीं है, ये किताबें जो 6 to 10th की एनसीईआरटी हैं यूपीएससी के लेवल की नहीं है। तो अगर आपको पढ़ने का मन है तो डोंट स्टार्ट हियर। ऑल आई कैन डू इज मेक योर जॉब अ लिटिल बिट इजियर एंड सेव योर टाइम। जब मेंस की पढ़ाई करोगे तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ब्रिलियंस। तो जब मैं आपको बोलूं कि कंटेंट में यू कैन ट्रस्ट अस ब्लाइंडली, प्लीज बिलीव दैट। मेंस के लिए कोई डायरेक्ट किताब नहीं आती, आपको किसी ना किसी पे रिलाई करना है एंड वी हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। वॉचिंग अ क्लास इज नॉट स्टडिंग, व्हेन यू आर डूइंग एफर्ट इट विल बी कॉल्ड स्टडिंग। एवरीवेयर एल्स यू कैन कॉम्प्रोमाइज बट नॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस ओरिएंटेशन सेशन फॉर द फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी सीएसई 2028। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टॉक अबाउट कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज इस सेशन में today is probably one of the most important sessions that we are going to have together, because we are going to look at the complete roadmap for the next 2 years. Okay, everything that we have to achieve in the next 2 years we are going to look at today. मेरी ये recommendation है कि आप लोग एक notebook निकाल लें. Please get a notebook out and whatever I am telling you, please try to write down the important points and please keep them handy with you. ठीक है, प्लीज कीप देम हैंडी विद यू। हैंडी इन द सेंस कि जहां भी आप पढ़ते हैं, लाइब्रेरी हो, घर हो, आपके कॉलेज में आपकी लाइब्रेरी हो, जहां भी आप रेगुलरली विच एवर योर स्टडी डेस्क इज, वहां पर जो चीजें मैं बताऊंगा वो लिख के रख लें। यू कैन पोस्ट स्टिकी नोट्स देयर, यू कैन राइट इन अ नोटबुक और अ पेज, ताकि ये चीजें आपको हमेशा याद रहें। राइट, दीज आर थिंग्स दैट आई वांट दैट यू रिमेंबर ओवर द नेक्स्ट 2 years। और जब भी आप अपने अटेम्प्ट दे रहे हैं ये प्रिंसिपल्स आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, all right guys, so for some time, for the next 30 minutes I'm going to turn your chat off, ताकि आप मेरे से बात कर सकें और आपस में बात ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो। एंड में आई विल टेक योर चैट एंड टेक योर क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के सेशन का एजेंडा क्या है? आज के सेशन का एजेंडा है बेसिकली फिगरिंग आउट दीज 8 थिंग्स। ओके, सबसे पहले व्हाट इज नीडेड फॉर यूपीएससी सीएसई एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां हम समझेंगे कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए, आई टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए क्या चाहिए होता है, एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस चीजों को हम यहां पर कैसे आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड देन यू कैन यूज देम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। सो हाउ टू यूज दिस कोर्स मोस्ट इफेक्टिवली। ये तीनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। So what we're trying to do is we're trying to understand कि यार अच्छा यूपीएससी क्लियर करने के लिए these are the things that are needed to clear UPSC. This is what we are going to provide you and this is how you can utilize it in the best manner. आपने देखा होगा कि सारथी आईएएस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, राइट, एंड थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे आर सो गुड रिजल्ट्स कि हमें इंटरव्यू वाले बच्चों को क्लेम भी नहीं करना पड़ता। बट ऐसा नहीं है, एंड आई कैन से दिस ओपनली कि सारथी आईएएस से जो भी पढ़ रहा है सब सिलेक्ट हो रहे हैं। राइट, ऑफ कोर्स देयर आर स्टूडेंट्स हु आर in this institution studying the same material but not getting selected, and there are students here who are in this institution studying the same things but getting selected. तो उन दोनों की अप्रोच में कुछ फर्क होगा, उनको समझ आया होगा एक को कि यार इसको ऐसे यूज करना है, और एक को समझ नहीं आया होगा। ये चीज समझाने के लिए आज का सेशन है। तो ये किसी भी क्लास से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये डिस्कशन हमने कर ली उसके बाद हम बात करेंगे कि 2028 के अटेम्प्ट के लिए ओवर द नेक्स्ट 2 years व्हाट इज द प्लान दैट वी हैव टू हैव। ये एक 2 year प्लान होगा जिसमें हम ब्रॉड बात करेंगे कि अगले 2 साल तक हमें क्या क्या करना है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट डेली प्लानिंग एंड टारगेट्स। राइट, कि ऑन द डेली बेसिस हमें क्या क्या चीज करनी है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट द नेक्स्ट 2 years शुड लुक लाइक, एंड देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट एवरी डे इज गोइंग टू लुक लाइक। ठीक है, देन देयर आर अ फ्यू अदर थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहां मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं, उस होमवर्क को प्लीज सीरियसली लेना है आपने। ठीक है, आपको आज 2 होमवर्क मिलेंगे, ये 2 होमवर्क करने से पहले कल के क्लास में मत आना। ठीक है, नोट मेकिंग के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और एक्टिव रिकॉल इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको थोड़ा कैसे पढ़ना है ये बात भी समझ आए। So let us get started with what is needed for UPSC CSE, and generally आप मेरी क्लासेस जब अटेंड करोगे तब भी आपको रियलाइज होगा आई लाइक टू टीच ऑन अ ब्लैंक बोर्ड। ठीक है, मुझे ऐसे ज्यादा पसंद आता है ब्लैंक बोर्ड पे पढ़ाना। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम पता है। तो आपको पता है कि यार सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स होता है,
उस प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है, एक सीसैट का पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेंस होता है। मेंस में टोटल कितने पेपर होते हैं सर, एक बार आप ये बताओगे मुझे, हाउ मेनी टोटल पेपर हैपन इन द मेंस एग्जाम? आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप सबको फॉर्मेट का आइडिया है, आपको एग्जाम के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। टोटल कितने पेपर होते हैं मेंस में, एक बार बताना, ताकि मेरे को बस कंफर्म करना है कि आप सबको एग्जाम के बारे में अच्छे से पता है। देखो, यहां जल्दी आंसर देने के कोई मार्क्स नहीं है, बट यहां गलत आंसर देने पे बहुत बड़ी पेनल्टी है। पेनल्टी मैं लगा नहीं सकता, आप लोग मेरे सामने नहीं हो, ऑनलाइन हो रहा है जो हो रहा है, बट सी लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग रॉन्ग आंसर्स इवन टू दिस क्वेश्चन। देखो, अगर आपने एक एग्जाम देना है, इतना बड़ा एग्जाम, तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। मेंस में ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, एक दो गलत आंसर मुझे दिखे। मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, राइट। इन 9 में क्या डिवीजन है, देर आर 2 क्वालिफाइंग पेपर्स, राइट। एक होगा इंग्लिश का और एक होगा किसी भी इंडियन लैंग्वेज का जो आपकी चॉइस की है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू चूज। जैसे मैं हरियाणा से हूं तो मैंने ऑब्वियसली यहां पर हिंदी चूज किया था। आप मराठी, गुजराती, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आप, तमिल वगैरह, जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर है, यहां पर आपको केवल क्वालिफाई करना है, ये मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। ये 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, आपको इसमें 75 या 90 मार्क्स लाने होते हैं, एंड यू जस्ट हैव टू क्लियर दिस पेपर। इट्स नॉट अबाउट दिस डजंट गेट कंसिडर्ड इन योर फाइनल रैंकिंग, बट यस देयर आर 2 क्वालिफाइंग पेपर्स एंड देयर आर 7 पेपर्स वेयर मेरिट इज काउंटेड। कई लोगों ने 7 लिखा था, तो वो 7 में आप ये याद रखिए कि 2 आपके क्वालिफाइंग पेपर भी होने हैं। जो 7 मेरिट के पेपर्स हैं, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जनरल स्टडीज के 4 पेपर हैं, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। एक पेपर हमारा एसए का है, एक पेपर हमारा ऑप्शनल का है, राइट। These are the 9 papers we have to give in our mains exam, and then people who clear the mains exam finally go on and give the interview, and then there is a selection process on the basis of mains and interview marks. मेंस में ये जो 7 पेपर्स हैं ये सारे 250 मार्क्स के हैं, तो टोटल यहां पर कितने हुए, 1750 मार्क्स, 7 इंटू 250, ये जो ये वाले पेपर्स हुए, प्लस आपका इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, प्लस 275 मार्क्स, एंड फाइनली 2025 मार्क्स का आपका फाइनल सिलेक्शन इन 2025 नंबर्स के बेसिस पे होना है, ठीक है। अब कितने लोग हैं हर प्रोसेस के हर स्टेज पे, वो भी देख लेते हैं। सो वी हैव around 10 lakh people who fill the form, around 5 lakh people who appear for prelims, then we have approximately 13,000 people who appear in mains, तो यहां आपको टॉप 13,000 में आना है prelims में। Then you have approximately 3,000 people who are going to give the interview and approximately 1,000 people who are going to get selected। तो पहली बात तो ये चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए, इसमें आप कभी गलती नहीं कर सकते। अब यहां पर हमें एक दो चीजें और देखनी है, दैट फर्स्टली टू क्लियर द प्रीलिम्स मींस कि सीसैट को आपने क्वालिफाई करना है, तो ये भी एक प्योरली क्वालिफाइंग पेपर है। आपको यहाँ 33% मार्क्स लाने हैं, मतलब 66 आउट ऑफ 200 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। और जो जनरल स्टडीज है उसमें आपको टॉप 13,000 में आना है। ऑब्वियसली यहां पर रिजर्वेशन भी अप्लाई होती है, बट मैं उसके बिना बात कर रहा हूं। यू हैव टू कम इन द टॉप 13,000। फिर मैटर नहीं करता कि आप 1 नंबर से कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं या आप 100 नंबर से कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। यू हैव 190 मार्क्स और यू हैव 95 मार्क्स, इट डज नॉट मैटर, एवरीबडी राइट्स द मेंस एग्जाम। हाउएवर इन द मेंस एवरी मार्क मैटर्स। मेंस में एक एक नंबर मैटर करता है, क्योंकि मेंस के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में काउंट होने हैं। सो इन मेंस एवरी मार्क मैटर्स। ये सारी बातें आपको क्लियर हैं? देखिए, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। इफ दिस इज क्लियर टू यू, ओनली देन वी कैन टॉक अहेड इन डिटेल ऑन व्हाट इज नीडेड। आई होप ये सारी बातें जितनी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये नंबर्स, ये आइडिया ऑफ द एग्जामिनेशन, आई होप ऑल ऑफ दिस इज एटलीस्ट क्लियर टू यू। ये आप सबको क्लियर है? तो आज हम क्या करेंगे, आज हम हर स्टेप ऑफ द एग्जाम को समझेंगे
कि अच्छा यार जीएस को क्लियर करना है तो क्या चाहिए, सीसेट को क्लियर करना है तो क्या चाहिए, मेंस को क्लियर करना है तो क्या चाहिए, इंटरव्यू में हमें क्या करना होता है, एक एक स्टेप ऑफ द प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस प्रोसेस में हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं और आप इस हेल्प को बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सब लोग यस लिख रहे हैं, तो आई विल नाउ गो ऑन एंड डिस्कस ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस इन डिटेल। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स से। अब अगर मुझे जानना है कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, या मुझे जानना है कि मेंस क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, तो एक बात जान लो, किसी की भी बात ब्लाइंडली मत मानो। चाहे मैं आपको बता रहा हूं, आप ब्लाइंडली मत मानो। देयर आर ओनली टू थिंग्स इन दिस एंटायर प्रोसेस दैट यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली। वन इज द यूपीएससी सिलेबस which is derived from the UPSC notification, and the second is previous year questions because वो UPSC के खुद के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये सिलेबस और पीवाईक्यूज को छोड़ के यूपीएससी ने हमें कुछ भी नहीं बताया है। ना उन्होंने हमें बताया वो क्वेश्चन कहां से बनाते हैं, ना उन्होंने हमें बताया है कि वो आंसर्स को मार्क्स कैसे देते हैं, राइट। सो एवरीथिंग एल्स इज प्योरली माई एनालिसिस एंड यू आर फ्री टू डू योर ओन एनालिसिस, बट इन दोनों चीजों को आपको हमेशा अपने साथ रखना है क्योंकि यूपीएससी ने हमें यही इंफॉर्मेशन दी है। सो दीज टू थिंग्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि मुझे अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो मुझे क्या करना होगा। अब ये समझने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं पहले जानना चाहूंगा कि यार प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। तो एक बार प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन से निकाला हुआ प्रीलिम्स का सिलेबस है। एक बार इसको लाइन बाय लाइन साथ में पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। पहली लाइन यहां पर लिखी है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो करंट अफेयर्स एक चीज है। सेकेंड चीज लिखी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री सेकेंड चीज हुई। इंडिया हिस्ट्री का यहां पर मतलब है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, और इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। देन इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, चाहे वो फिजिकल हो या वो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हो, दोनों हमें जानने हैं। फिर लिखा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा। ओके। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। तो एक टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स का हुआ। फिर लिखा है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। मैं आपसे एक रिकमेंडेशन अभी कर रहा हूं कि ये जो लाइन यहां लिखी है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, इस लाइन को आप कट कर दें, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन जनरल अंडरस्टैंडिंग से नहीं होते, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए। ये एक सॉर्ट ऑफ लाए है। एक और ऐसा झूठ मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन में है। एंड लास्टली जनरल साइंस। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है प्रीलिम्स का। तो मुझे समझ आया कि यार मोटा मोटा प्रीलिम्स में जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें ये 8 चीजें आती हैं, राइट। हिस्ट्री को मैंने 2 में स्प्लिट कर लिया है। तो देर आर दीज 8 थिंग्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। नाउ पेपर कैसा है, पेपर में एमसीक्यू पेपर है, 100 एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें से एक करेक्ट आंसर के लिए मुझे मिलेंगे +2, एक रॉन्ग आंसर के लिए मुझे -0.6, एंड अगर मैं कोई क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो मुझे मिलेंगे 0 मार्क्स, राइट। फॉर अ राइट आंसर आई गेट +2, फॉर अ रॉन्ग आंसर आई गेट -0.66, एंड फॉर अ क्वेश्चन दैट आई लीव आई गेट 0। ओके। जनरल कट ऑफ ट्रेंड, अगर हम कट ऑफ की बात करें, जनरली फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी 90 मार्क्स के ऊपर नहीं जाता है जनरली। कभी एक एक्सेप्शनल ईयर हुआ तो बात करते हैं, 90 मार्क्स के ऊपर नहीं जाता है। हम मान लेते हैं हमारा टारगेट सारथी एस में हमेशा 100+ का रहता है। 100+ मार्क्स अगर यहां आ गए तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेरे अपने प्रीलिम्स में, फर्स्ट प्रीलिम्स में 115 मार्क्स आए थे 2021 में, तब 87 का कट ऑफ था। सेकंड प्रीलिम्स में मेरे 110 मार्क्स आए थे, तब 88 का कट ऑफ था।
तो 87, 88, 90 इसके आसपास रहता है इफ देर इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पेपर। इस साल बहुत डिफिकल्ट पेपर था, तो इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कट ऑफ शायद 75 के आसपास जाए, बट हम 100 प्लस को टारगेट रखते हैं, 100 प्लस मार्क्स आएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे समझ आ गया यार, ये मेरा सिलेबस है, मेरा टारगेट है 100 प्लस मार्क्स एक 100 एमसीक्यू के पेपर में। ठीक है, अब अगर मुझे जानना है कि यार प्रीलिम्स क्लियर कैसे होगा, तो मैं क्या सोचूंगा कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टडी अ सब्जेक्ट। तो रादर देन गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, हम किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके ये समझ लेते हैं कि किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे होता है। ठीक है, हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि 5 लाख लोगों में हमें टॉप 13,000 में आना है ना। इस टारगेट के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना, राइट, कि हमें टॉप 13,000 में आना है। अगर मैं इंडिया में टॉप 13,000 में हूं तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अब एक सब्जेक्ट को देख लेते हैं। लेट से मुझे कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, लेट से पॉलिटी, कि अगर मुझे पॉलिटी को क्लियर करना है प्रीलिम्स में, मेरे पॉलिटी में अच्छे मार्क्स आए, टॉप 13,000 में मार्क्स आए, तो मुझे क्या करने की जरूरत है? तो सबसे पहले तो मुझे जरूरत है कि मैं एनसीईआरटी की पढ़ाई करूं, राइट। कौन सी एनसीईआरटी में पढ़ूं? मैं पढ़ूं क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। See, UPSC is a graduate level exam made for university graduates to enter the civil services of the country. They do not ask questions that are meant for a 6th grader. So please don't read a book that is meant for a 6th grader. ये किताबें खराब नहीं है, ये किताबें जो 6 to 10th की एनसीईआरटी हैं, यूपीएससी के लेवल की नहीं है। तो अगर आपको पढ़ने का मन है तो डोंट स्टार्ट हियर, आप एंड में इनको देख लेना, राइट। यू कैन लुक एट देम टुवर्ड्स द एंड कि यार ठीक है कोई एक आधा एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए। दिस विल नॉट बिल्ड योर बेस और फाउंडेशन, दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन द बिगिनिंग। यू शुड स्टार्ट विद 11th ग्रेडर बुक। 11th ग्रेड की किताब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो फिर भी एक डिसेंट लेवल की किताब है। मैं 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ूंगा और फिर मैं एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ूंगा। पॉलिटी के लिए हम सबको पता है एक स्टैंडर्ड बुक है जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। मैंने 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली। अब ये तो सभी कर रहे हैं, ऐसा शायद एक भी एस्पिरेंट नहीं होगा जिसको ये बात नहीं पता कि 11th 12th की एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है पॉलिटी के लिए। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है 5 lakhs में से टॉप 13,000 में आना। तो सिर्फ ये काम करके तो बात बनेगी नहीं। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, एक रेफरेंस बुक है, लेट से एक रेफरेंस किताब आती है डीडी बसु साहब की, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं डीडी बसु सर की किताब से एक रेफरेंस लेके, पूरी किताब नहीं पढ़ूंगा, रेफरेंस लेके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर लूंगा, जहां मुझे थोड़ा समझ कम आ रहा है, जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक है, वहां पर मैं इस बुक को यूज करके रेफरेंस बुक की तरह और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लूंगा इंडियन पॉलिटी की। तो मैंने पहले एनसीईआरटी पढ़ी, फिर मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, फिर मैंने डीडी बसु से रेफरेंस किया, एंड अब मेरा रीडिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच मोस्ट पीपल मिस आउट ऑन, एंड दैट इज वाई दे नेवर क्लियर दिस एग्जाम। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस एग्जामिनेशन इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। रीडिंग में और कंसेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत फर्क है। इस चीज को पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, फिर आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, मैं बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, ठीक है, आपको मुझे इन वर्ड्स का मीनिंग बताना है। टेल मी द मीनिंग ऑफ ऑल 3 ऑफ दीज वर्ड्स। ये 3 वर्ड हैं, आई एम श्योर आपने सुने हुए होंगे पहले, इससे पहले भी बहुत बार सुने होंगे। पहला वाला तो सुना ही होगा, तीसरा वाला भी पक्का सुना होगा। मुझे इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं आपने। मैं आपको बता रहा हूं कि रीडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी में क्या फर्क होता है। बताइए, तीनों वर्ड्स की मीनिंग बताइए। ओके, आयुष ने अच्छा आंसर दिया, उसने तीनों का वर्ड मतलब बताया। मैं एक बार आंसर लिख देता हूं। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय पीपल। ओलिगार्की का मतलब है रूल बाय फ्यू।
और मोनार्की का मतलब है रूल बाय क्राउन, यानी कि किंग और क्वीन, है ना? ठीक है, दिस इज रीडिंग। जिसने भी इन वर्ड्स को रीड किया होगा उसे यही मतलब समझ आए होंगे कि हाँ यार ये तीन मतलब है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट somebody who has conceptual clarity actually understands. The word democracy, as mentioned here, is actually a fusion of two words. One of them is demos, यानी कि people. One of them is crazy. Actually, the word is archy, which means rule. People rule. Oligo means few. Again, archy, साथ में मिलके ओलिगार्की हो जाते हैं. आर्की मीन्स रूल. मोनो मीन्स वन. अगेन आर्की मीन्स रूल. मोनार्की. सो ओलिगार्की, मोनार्की, डेमोक्रेसी. अब चाहे मैं ऐसे समझ लूं या मैं ऐसे बस वर्ड का मीनिंग याद कर लूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. कि क्या फर्क है ये ग्रीन में जो अप्रोच है जिसमें मैं वर्ड को ब्रेक डाउन करके समझ रहा हूं, वर्सेस जो येलो में अप्रोच है जहां बस मुझे मीनिंग पता है. दोनों में एक फर्क है. फर्क ये है कि जब अब मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूंगा, मोनोथीइज्म, तो आप समझ पाओगे कि यार ये तो मोनो, यही वाला मोनो है, तो इसका मतलब वन होगा. और थीइज्म ये आया है थियोलॉजी से, और थियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ गॉड. तो रिलीजन्स वेयर देयर इज ओनली वन गॉड. और मैं अगर आपके सामने यहां लिख दूं पॉलीथीइज्म, तो पॉली मुझे पता है यार ये तो होता है मेनी, और थीइज्म फिर ये गॉड से आया है, तो मतलब रिलीजन दैट हैज मेनी गॉड्स. इसके एग्जाम्पल आप सब जानते हो. इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ही मोनोथीइस्टिक रिलीजन हैं, इसमें एक ही गॉड होता है. हिंदुइज्म पॉलीथीइस्टिक रिलीजन है, इसमें बहुत सारे गॉड्स होते हैं. राइट. अब अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिख दूं, माई लाइफ हैज बिकम वेरी मोनोटोनस नाउअडेज. अब लग रहा है कि यार ये फिर वही मोनो, ये तो वन होता है, और टोनस मतलब टोन, टोन से आ रहा है, मतलब मेरी लाइफ एक ही टोन में चल रही है, मतलब थोड़ी सी बोरिंग हो गई है. राइट. अगर मैं आपसे लिखूं यहां पर मोनोक्रोमैटिक, तो मोनो मुझे फिर दिख रहा है ये तो वन है, और क्रोमैटिक, क्रोमा, ये तो कलर से रिलेटेड है, मतलब एक ही कलर है, देयर इज जस्ट वन कलर. ब्लैक और व्हाइट एक ही कलर के दो शेड्स हैं. तो जो पुराने टीवीज आते थे उनको मोनोक्रोमैटिक टेलीविजन बोला जाता था. अब ऐसे पढ़ने में, ये ब्रेक डाउन करके पढ़ने में, और सिर्फ मीनिंग समझने में, कि हाँ मुझे मीनिंग आता है, डेमोक्रेसी मुझे पता है, रूल ऑफ द पीपल, बट मुझे ये डेमोस प्लस आर्की नहीं पता. मोनार्की मुझे पता है, रूल बाय किंग, बट मुझे मोनो प्लस आर्की नहीं पता. क्या आपको इन दोनों में एक डिफरेंस समझ आ रहा है? डिफरेंस ये है कि देन व्हेन आई विल राइट सम न्यू वर्ड हियर, राइट, व्हेन आई विल राइट सम न्यू वर्ड हियर, जब मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा और लेट से मैं आपको पढ़ाया ओलिगोपॉली, तो जिसको ब्रेक डाउन करना आता है वो तो एक कम कह देगा सर फ्यू से रिलेटेड लग रहा है. और क्योंकि सर मैंने मोनोपोली पढ़ा हुआ है, मुझे मोनोपोली पता है कि ये एक ही प्लेयर है पूरी मार्केट में, वन प्लेयर डोमिनेटिंग द मार्केट. कि यार इसमें तो ना एयरटेल की मोनोपोली है, इसमें तो ना रिलायंस की मोनोपोली है. तो सर ये देख के लग रहा है कि कुछ फ्यू फर्म्स होंगी जो पूरा मार्केट
कंट्रोल करती होंगी, बट जिसने सिर्फ मीनिंग याद किया है उसको इमीडिएटली ये डिफरेंस ना पता चले। एंड ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी वर्ड्स दैट आई हैव नॉट सीन बिफोर, बट इफ आई एम स्टडिंग फ्रॉम दिस ब्रेकडाउन अप्रोच आई विल बी एबल टू डिसाइफर देयर मीनिंग, अदरवाइज आई वोंट बी। तो आपको इन दोनों अप्रोचेस में कुछ फर्क दिख रहा है सिर्फ मीनिंग जानने में और ब्रेकडाउन करने में? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ये डिफरेंस है कंसेप्चुअल क्लैरिटी का। दिस इज द ट्रू डिफरेंस ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कोई कह रहा है सर पॉली का तो मतलब मैनी होता है। पॉली व्हेन यूज्ड एज अ प्रीफिक्स एंड अ सफिक्स, used as a suffix and used in the starting of the word is very different. This is actually derived from Greek and Latin. English language पूरी ग्रीक और लैटिन से आई है, तो वहां पर कोई चीज प्रीफिक्स में यूज की जाए या सफिक्स में यूज की जाए तो मतलब अलग होता है। However, बात यहां अप्रोच की हो रही है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि यार ये अप्रोच में थोड़ा सा फर्क है। तो आपको एक और चीज दिखाता हूं इसी अप्रोच को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और आपको समझाने के लिए कि मैं आपसे क्या चाहता हूं। पढ़ेंगे सब लोग, सेम कंटेंट पढ़ेंगे सब लोग। ये अप्रोच डेवलप करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और चीज दिखाता हूं, ये थोड़ा और क्लोज टू व्हाट वी आर लुकिंग एट, वो देखेंगे। मैं आपको एक 2026 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ें। आंसर देने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, बट प्लीज रीड द क्वेश्चन ताकि हम इस बारे में बात कर सकें एटलीस्ट, है ना। इस क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेटमेंट्स भी छोड़ दीजिए, जस्ट रीड द क्वेश्चन। यू हैव 1 मिनट, रीड एवरीथिंग दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड। ये इसी साल के पेपर का एक क्वेश्चन है। दिस पेपर इज, आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं बस कुछ लिख रहा हूं साइड में। ये क्वेश्चन है फ्रॉम प्रीलिम्स 2026। इसका डेट ऑफ कंडक्टिंग दिस एग्जाम वाज May 24th, 2026। पढ़िए, चलो साथ में पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1. There is no article in the Constitution of India that specifies that the Constitution of India will be officially called Constitution of India. Okay. Second, there is no article in the Constitution of India that specifies that Indian Independence Act of 1947 and Government of India Act of 1935 stand repealed. There is no article in the Constitution of India that mentions 26th January 1950 as the date of commencement of the Constitution of India. ये 3 स्टेटमेंट हैं, हमें बतानी है इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। We have been asked how many of these are correct. ठीक है, अब हम पॉलिटी की ही बात कर रहे थे, पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि जो तीनों किताबें मैंने आपको बताई, किसी में भी डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ना ये इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, लक्ष्मीकांत में शायद ये इंफॉर्मेशन है, बट बहुत ही पीछे के चैप्टर में जो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, और डीडी बसु जो है उसमें तो डेफिनेटली ये चीज लिखी हुई होगी, बट डीडी बसु एनीवे हम रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन पेपर में कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन है तो पॉलिटी का, कुछ ऐसे बहुत ऊटपटांग चीज भी नहीं पूछी हुई कि हम यूपीएससी को ब्लेम कर सकें, और डायरेक्टली ना एनसीईआरटी में है ना लक्ष्मीकांत में है, ये बात मैं आपको बता देता हूं। तो अब क्या किया जाए? यहां पर ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी का रोल आता है। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अब क्वेश्चन आई होप आप लोगों को याद है, आपने पढ़ लिया है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग नाउ। ये एक वीडियो का एक्सर्प्ट है जिसमें मैं और एमपुरी सर हैं। ये वीडियो यूट्यूब की है, आप सर्च कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे नहीं दिखा रहा हूं, उसमें एड वेड चलती है, फिर यहाँ पे मैंने जान के क्लिप निकाल ली है। बट दिस वीडियो इज फ्रॉम 20th April 2026, 1 month बिफोर द एग्जाम। ठीक है, ये वीडियो आप अगर देखना चाहें यूट्यूब पे, जस्ट सर्च जीएस फाउंडेशन 2028 सारथी आईएएस, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। देखते हैं ये 20 अप्रैल 2026 की वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं, मैं और एमपुरी सर। लेट्स टेक अ लिसन इन। एक्चुअली एमपुरी सर को थोड़ा सा शौक है, जब वो मेरे से मिलते हैं वो मेरा टेस्ट लेने लग जाते हैं, तो इस वीडियो में वो मेरा टेस्ट ही ले रहे हैं।
याद रखना प्रीलिम से 1 महीने पुरानी वीडियो है ये, ठीक है। अरे सर नहीं सर। तो डॉक्टर शुड टेल मी समथिंग। जी सर। व्हाट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ठीक है, उन्होंने मेरे से पूछा, एक बेसिकली मेरा एक टेस्ट ले रहे थे कि ये बताओ वगैरह एक्सेट्रा। सुनते हैं सर 26 जनवरी 1950। You're right, that is the date of commencement. जी। Now my next question to you is, जी, तो पहले सर ने मेरे से पूछा व्हाट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा सर 26 जनवरी 1950। सिंपल सी बात थी, हो गई खत्म। अब अगला क्वेश्चन जो सर मेरे से पूछेंगे इस वीडियो में वो देखना और जवाब सुनना। mentioned in the constitution? Yeah, 1950. You're right, that is the date of commencement. जी। Now my next question to you is, जी, that date mentioned in the constitution? In the preamble, तो the date mentioned is 26 November 1949. जी, as the adoption enactment date. जी। नहीं सर, इट हैज टू बी मेंशन्ड बिकॉज उससे पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को अगर डिक्लेयर करना है तो समवेयर दैट डेट हैज टू बी मेंशन्ड। दैट इज You're assuming that. आई एम अज्यूमिंग दैट। आई डोंट नो बट आई एम अज्यूमिंग दैट। Date is सर ने मेरे से पूछा इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा सर आई डोंट नो फॉर श्योर बट डेफिनेटली होगी। और क्यों होगी सर? क्योंकि उससे पहले की प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को डिक्लेयर करना और रिपील करना होगा तो इट हैज टू बी मेंशन्ड। और 1 महीने बाद प्रीलिम्स में एग्जैक्टली सेम सवाल आ गया। दिस इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मैंने लास्ट पॉलिटी कब पढ़ा था? मैंने लास्ट पॉलिटी पढ़ा था 2022 में। मैं तो पॉलिटी अब पढ़ाता नहीं। 2022 में मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, अब मैं पॉलिटी नहीं पढ़ता क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं। अब मैं वही सब्जेक्ट्स पढ़ता हूं जो मैं खुद पढ़ाता हूं, लाइक इकोनॉमिक्स, लाइक साइंस एंड टेक, लाइक एनवायरमेंट, लाइक सिक्योरिटी, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट। आई डोंट टीच पॉलिटी, सो आई डोंट रीड इट एनीमोर। बट आप देख रहे हो, एंड exactly 1 month later in the prelims the same question was there, and although I was not sure, मेरे को रटा नहीं हुआ था, बट अगर मेरे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता तो मैं सही कर लेता। आर यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? आपको मतलब समझ आ रहा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी का कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं और क्या हम समझना चाह रहे हैं उससे? ये वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये हमने अचीव कर लिया, ये हमने अचीव कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वी हैव टू अचीव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, अब चलो मान लो हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी अचीव कर ली। लेट्स से वी हैव अचीव्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अब हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। हमने जो जो सोचा था हमने सब समझ लिया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हमने अचीव कर ली। इज दैट सफिशिएंट टू क्लियर प्रीलिम्स? माय आंसर इज स्टिल नो। अभी भी मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यार अभी तो मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है, पेपर तो एमसीक्यू है। आई एम रीडिंग टेक्स्ट, आई हैव टू गो एंड गिव एन एमसीक्यू एग्जाम। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो जैसा पेपर होगा वैसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं प्रीलिम्स के वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कब से कब तक? 2013 टू 2026, इन योर केस 2027, क्योंकि आपका एग्जाम 2028 में है तो 2027 तक के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स। ठीक है, और क्या? ये तो पुराने क्वेश्चन है, ये तो आ चुके हैं, किताबों में देख चुके हैं लोग इनको। कुछ नए क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करूंगा मैं। जैसे ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको दिखाया है पहले तो कभी नहीं आया था, सो आई विल हैव टू प्रैक्टिस सम न्यू क्वेश्चंस आल्सो। एंड व्हाटएवर मिस्टेक्स आई मेक, यहां पर ऐसा तो है नहीं मैं सारे क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व कर लूंगा, कोई गलतियां भी करूंगा। व्हाटएवर मिस्टेक्स आई मेक आई हैव टू ऐड टू माय नोट्स, एंड देन एंड ओनली देन इज माय रीडिंग ऑफ वन सब्जेक्ट कंप्लीट। जब मैं ये सारे काम कर लूंगा कि मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली, डीडी बसु से रेफरेंस भी ले लिया, मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे एक्चुअली समझ भी आ गया, राइट? और फिर मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर ली, उनकी मिस्टेक्स को अपने नोट्स में ऐड कर लिया, तब मेरा एक सब्जेक्ट पॉलिटी खत्म हुआ। कितने सब्जेक्ट है सर? 8 सब्जेक्ट। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स
एंड फॉर ईच ऑफ देम दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर यूपीएससी में क्या कोचिंग की जरूरत होती है, इज कोचिंग रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी? मेरा जेन्युइन आंसर है नो, इफ यू हैव इनफाइनाइट टाइम। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें से जो आप खुद नहीं कर सकते। प्रॉब्लम पता है क्या है? टाइम लगेगा। अगर आप ये किताबें खुद से पढ़ेंगे, खुद से कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करेंगे तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम भी यार यहाँ पर कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, ग्रेट थिंकर्स नहीं है। वी आर नॉट कमिंग अप विद कॉन्सेप्ट्स आवरसेल्व्स। मैं जो आपको पढ़ाता हूं वो 2 ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ता हूं, 2 एनसीईआरटी पढ़ता हूं, एक आधी और किताब पढ़ लेता हूं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूं, उससे आपको पढ़ा देता हूं। मैं कोई खुद कंटेंट जनरेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस जो और जगह लिखा है वो पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूं। बात यह है कि अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हो और मैं भी दिन में 8 घंटे पढ़ता हूं, तो मुझे 8 घंटे सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना है और आपको 8 घंटे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ऑल आई कैन डू इज मेक योर जॉब अ लिटिल बिट इजियर एंड सेव योर टाइम। इसके अलावा किसी कोचिंग में कहीं भी कुछ काम नहीं हो रहा है अदर देन द फैक्ट दैट वी कैन सेव योर टाइम। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को कम टाइम में करने के लिए, ताकि आपको 4-5 साल ना लग जाए करने में, उसके लिए हम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी एक्चुअली सारी मेहनत आपकी है, इसलिए रिजल्ट में भी हमारा 10% से बहुत कम रोल है और आपका 90% से ज्यादा रोल है। ठीक है, ये मुझे करना है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। अब इसी चीज को देखते हैं कि अगर आप सारथी आईएएस में आए हैं, आपने ये अच्छा डिसीजन लिया है, राइट, तो फिर आपका उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ना आपको उतना एफर्ट करना पड़े ये सारे काम करने के लिए, और आपका ये काम आसानी से हो जाए। दैट इज वाई वी एग्जिस्ट। तो देख लेते हैं कि इन्हीं स्टेप्स को हम आपके लिए आसान कैसे करते हैं। तो पहला, ये जो रीडिंग वाला पार्ट है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपको लेक्चर्स देते हैं बाय एन एक्सपर्ट जो आपने देखा, हु कैन प्रोबेबली गेस प्रीलिम्स क्वेश्चंस बिफोर दे कम, राइट, हु हैज बीन टीचिंग फॉर 25 इयर्स। एंड ये तो एम पुरी सर की बात थी, और हमारी पूरी टीम, जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, आपकी और भी बहुत टीचर से बात होगी, हमारी पूरी टीम का एक ही रूल है, अगर किसी ने स्टूडेंट से बात करनी है तो मिनिमम दे मस्ट हैव अपीयर्ड इन द इंटरव्यू ऑफ दिस एग्जाम। चाहे वो आपके 1-on-1 मेंटर्स हो, आपके टीचर्स हो, जो भी आपसे एकेडमिक बात करेगा उसने मिनिमम एग्जाम में इंटरव्यू दिया हुआ है, प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, मेंस क्लियर किया हुआ है। कई लोग सिलेक्टेड भी हैं, जैसे आप मुझे जानते हैं, आप हिमांशु खत्री सर को जानते हैं, फिलोसफी में विश्वजीत सर को जानते हैं। दीज 3 पीपल हैव आल्सो क्लियर्ड द एग्जाम, बट मिनिमम रूल ये है कि सबने प्रीलिम्स और मेंस निकाला हो, और मोस्ट केसेस में मल्टीपल टाइम्स निकाला हुआ है, राइट। So we provide you lectures and notes made from this material only। हम यहीं से नोट्स बनाते हैं, तभी मैं आपको कहता हूं आप स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़िए, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम यहीं से पढ़ के बना रहे हैं अपने नोट्स। तो ये लेक्चर्स और नोट्स इस चीज को कवर करते हैं, राइट, और आपको गाइड करते हैं टुवर्ड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये अचीव करना, ये आपके ऊपर है, दिस इज ऑन यू। ये हम आपके लिए नहीं कर सकते, ये कोई नहीं कर सकता आपके लिए। बाकी चीजें हम आपके लिए कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो क्लास में ही डिस्कस होते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपकी प्रेसिडेंट की क्लास हुई, आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, तो क्लास के बाद पीवाईक्यूज क्लास में ही डिस्कस होंगे और वहीं पे आपको बोला जाएगा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एवरी संडे वी हैव अ टेस्ट ऑफ 25 एमसीक्यूज विद यू। आपने जो भी पढ़ा है थ्रू आउट द वीक, वॉट एवर यू हैव रेड थ्रू आउट द वीक, उसका संडे को टेस्ट होता है। इसमें आपकी रैंकिंग, आपकी मिस्टेक्स, सब चीज दिखती है कि आप अपने बैच में किस रैंक पे हैं, आपसे आगे कितने लोग हैं, आपसे पीछे कितने लोग हैं, और आपने यहां क्या मिस्टेक्स करी हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी की जाती है। एडिशन टू नोट्स, दिस इज अगेन टोटली ऑन यू। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर आप चाहेंगे कि ऐसा हो कि मुझे पढ़ा दें, पढ़ाने के बाद ये सब लिखा होगा नोट्स में, मैं उसको रट के चला जाऊंगा और मेरा एग्जाम हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा, राइट। इस माइंडसेट के साथ यूपीएससी में नहीं आना चाहिए। बट अगर आप ऐसे हैं कि आप हर चीज के बारे में सोचते हैं, राइट, अगर आप ऐसे हैं जो आप हर चीज को देख के थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, यू हैव दिस थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी इन योर हेड, तब ये आपके लिए केक वॉक है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है।
जैसे कल जो हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट हुई, आप सबने देखी, बहुत सारी रीले बनी एक्सेट्रा। यूपीएससी के सिलेबस के लिए कल जो हुआ वो कहां रेलिवेंट है? क्या हुआ सही गलत उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये पॉलिटिकल फोरम नहीं है, मेरे कुछ भी पॉलिटिकल व्यूज हो। आपके हिसाब से यूपीएससी के सिलेबस में कहां इंपॉर्टेंट है कल जो हुआ? इससे ये भी पता चल जाएगा आप में से कितने लोगों ने खुद सिलेबस पढ़ा है, बताइए। ये बात करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, कल जो हुआ वो हमारे सिलेबस के लिए कहां रेलिवेंट है, कहां कहां रेलिवेंट है? एक्चुअली आप बहुत जगह बता सकते हैं जहां वो रेलिवेंट है। देखो ऐसे मत बोलो एथिक्स, मुझे टॉपिक बताओ सिलेबस में जो लिखा हो। टॉपिक बताओ सर, सब्जेक्ट नहीं। वेरी गुड, सत्या ने पहला आंसर दिया। हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है प्रेशर ग्रुप्स। ये जो कल हुआ ये एक प्रेशर ग्रुप की प्रोटेस्ट थी, है ना? वेरी गुड। और कहां? प्रेशर ग्रुप सत्या, वेरी गुड। और बताओ। वेरी गुड। ये फंडामेंटल राइट्स का एक इशू है, और कहां रेलेवेंट हो सकता है? और बताओ। ऐसे टॉपिक्स बताने हैं आपने मुझे। और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 कवर हो गया। और सोचो, अब ये सोचने की बात है, सबने देखा सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, रील देखी, पुलिस ने क्या किया, ब्रुटैलिटी थी नहीं थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कहां कहां यूज? वेरी गुड ईशानी, हमारे एथिक्स के सिलेबस में एक टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस के सिलेबस में एक टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, वहां यूज किया जा सकता है। वेरी गुड। और इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये आप लिंक कर सकते हो टू मॉब वायलेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल मॉब वायलेंस हुई है, राइट? प्लीज डोंट टेक दिस रॉन्ग, कल मेरे हिसाब से कोई मॉब वायलेंस नहीं हुई है कल, राइट? बट हाँ, इस टॉपिक से उसको रिलेट किया जा सकता है। वेरी गुड। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और सोचो। अरे देखो, सब्जेक्ट मत बताओ ना। प्रशांत कह रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी इन जीएस3, सब्जेक्ट मत बताओ, टॉपिक बताओ। इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट है, मॉब वायलेंस टॉपिक है ना? टॉपिक बताओ, थोड़ा और सोचते हैं। रोल ऑफ एनजीओज इन पब्लिक पॉलिसी लिखा हुआ है, एक्चुअली रोल ऑफ एनजीओज एंड थर्ड सेक्टर लिखा हुआ है सिलेबस में, बट ठीक है, हम एनजीओ से भी लिंक कर सकते हैं कल जो हुआ है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल इन आवर एंटायर सिस्टम। ये वर्ड कॉकरोच आया कहां से था? वेयर डिड दिस वर्ड कॉकरोच कम फ्रॉम? किसने बोला था ये कॉकरोच वर्ड? उससे भी सोचो। और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, इसके लिए भी सोचो। एजुकेशन में थोड़ा और डिटेल में जाओ। द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशंस, राइट? द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशंस इन आवर कंट्री, हेल्थ पॉलिसी पे भी इंपैक्ट है इसका। ये वर्ड आया कहां से था? चीफ जस्टिस साहब ने बोला था। तो व्हेन आई एम रीडिंग द जुडिशियल सिस्टम, तो जुडिशियल सिस्टम एंड इट्स इंटरेक्शन विद द सिटीजन, स्पेशली जुडिशियल रिमार्क्स दैट आर मेड, वो भी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कल भारतीय न्याय संहिता का एक सेक्शन लगाया गया है ना, कि लॉफुल असेंबली हो सकती है या नहीं हो सकती, तो यहां पर रिस्ट्रिक्शंस टू फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो कम्स इन हैंडी। और मैं चाहता हूं कि ये अप्रोच आप लोग रखो गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है? इस माइंडसेट से आगे पढ़ाई करेंगे। कुछ भी देखा उसके बारे में थोड़ा सा सोचा। सोचने का काम ये नहीं है कि यार सीजेपी सही थी या गवर्नमेंट सही थी, नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपका क्या काम है कि यार व्हाट आर द स्लाइटली लेयर्ड पैटर्न्स, ये बात समझ आ रही है आपको? स्लाइटली लेयर्ड पैटर्न्स देख रहे हैं ना हम यहाँ पे, कि यार एक लेवल नीचे जाके कि क्या लेयर्स हैं जिनमें ये बात की जा रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू?
इस तरह से सोचिए कि कल मुझे जो दिखा वो मैं अपने सिलेबस से कहां रिलेट कर सकता हूं, राइट? सही गलत छोड़ दीजिए, राइट? फ्रैंकली, इन द सिविल सर्विस, अनफॉर्चुनेटली, समटाइम्स यू कैन नॉट मेक द कॉल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कल जो एक्शन लिया पुलिस ने, वो भी किसी आईपीएस ऑफिसर के कहने पे ही लिया होगा। शायद उनको पर्सनली भी लग रहा होगा कि ये एक्शन ठीक है या नहीं है, राइट? बट ही इज इन अ चेन ऑफ कमांड, है ना? बिल्कुल, ये किसी ने बोला नहीं था। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे पहुंच गए 1 लाख लोग मंडे को दिल्ली में? चलो एनीवे, पॉइंट समझ आ रहा है? इज द पॉइंट क्लियर? कि जब भी मुझे किसी चीज को पढ़ना है तो मुझे हमेशा दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन करना है कि अच्छा यार ऐसे कैसे हो गया। फिर ब्लेटेंट ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करना कि कल प्रोटेस्ट हुई, पुलिस ने बर्बरता दिखाई, संसद मार्च हो नहीं पाया, रेजिग्नेशन अभी भी नहीं हुई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, सोनम सर ने ये कहा, एक्सेप्ट, ये नहीं देखना है। हमें उसके हिडन पैटर्न्स को देखना है। दिस इज द अप्रोच आई वॉन्ट यू टू हैव, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो अपने लिए, ये मैं नहीं कर सकता हूं आपके लिए। समझ आ रहा है ना? पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है किस बारे में बात कर रहा हूं मैं? इस अप्रोच को ध्यान रखना आगे जब आप पढ़ाई करोगे। प्रोटेस्ट जो कल हुआ वो एक नेशनल इवेंट था, इंटरेस्टिंग था, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने अपने पढ़ाई को भी ऐसे ही ट्रीट करना है ना? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये तो बात हुई हमारे पूरे नैरेटिव में जो हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने डिस्कशन करी अभी सिर्फ प्रीलिम्स की, राइट? हमने देखा कि प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, ये पार्ट हमने देख लिया है। अब सीसैट की बात करते हैं। सीसैट नेक्स्ट स्टेप है। सीसैट का सिलेबस देखते हैं। सीसैट के सिलेबस में ये भी यूपीएससी के नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। और यहां पर एक और झूठ लिखा है, इस झूठ को प्लीज इग्नोर करिएगा। क्लास 10th लेवल, क्लास 10th लेवल, इस लाइन को अपने सिलेबस के डॉक्यूमेंट में से काट देना, क्योंकि क्लास 10th लेवल तो ये नहीं है, ठीक है? ये डेफिनेटली क्लास 10th लेवल से ऊपर है। मेरी मैथ्स भी बहुत कमजोर थी, इसीलिए मैं डॉक्टर बना था एक्चुअली। मुझसे 10th तक भी अच्छे से मैथ्स नहीं होती थी, तो ये जेन्युइनली थोड़ा सा टफ होता है। इवन आईआईटीएंस फेल। द ओनली मैसेज हियर इज इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट प्लीज टेक इट सीरियसली। इसको ये मत सोचना कि ये तो हो जाएगा, क्वालिफाइंग ही तो है, ये थॉट मत रखना। तो सीसैट क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसमें फेल भी हुए हैं इस बार तो स्पेशली बहुत टफ सीसैट आया था। तो हमने यहां पर अब क्या सोचा कि सीसैट के लिए आपकी डेडिकेटेड क्लासेस होंगी, जिसमें राम मोहन पांडे सर खुद आईआईटी रुड़की से एमएससी इन मैथ्स हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा आपको बस क्लासेस अटेंड करनी है, राइट? इसको इग्नोर मत करना, दैट इज द ओनली मैसेज। सीसैट को लाइटली मत लेना यार। कई लोग लेते हैं कि हाँ सीसैट इंग्लिश मैथ्स ही तो है, मैं देख लूंगा, ऐसे मत करना, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना। चलिए, अब हमारी प्रीलिम्स की डिस्कशन कंप्लीट हुई, अब आते हैं हम मेंस पे, ठीक है? अब हमने जो डिस्कशन करनी थी, अब आते हैं मेंस पे। नाउ मेंस में मैंने यहां पर आपको एक बात लिख के बोली कि यार एवरी मार्क मैटर्स, एक एक नंबर की वैल्यू है, क्योंकि अब आप ये क्वालिफाई कर चुके हैं, इस स्टेज से आप आगे निकल चुके हैं, ठीक है? इस स्टेज से आगे निकल चुके हैं। बट यहां पर एवरी मार्क मैटर्स, क्यों? क्योंकि मेंस में जो नंबर आएंगे वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट होंगे। प्रीलिम्स में गोल था टॉप 13,000, मेरा गोल क्या था प्रीलिम्स में? टॉप 13,000। मेंस में मेरा क्या गोल होना चाहिए? मेंस के नंबर तो फाइनल सिलेक्शन में आने हैं, तो मेरा क्या गोल होना चाहिए मेंस में? व्हेन आई एम स्टडिंग फॉर एनीथिंग फॉर मेंस, मेरा क्या गोल होना चाहिए कि यार ये गोल है। प्रीलिम्स में गोल देखा, टॉप 13,000 का गोल था। मेंस में क्या गोल होना चाहिए? जैसे वहां मैं सोच रहा था टॉप 13,000 में आना है भाई, यहां पर क्या सोचूं?
नहीं, आंसर राइटिंग तो एक प्रोसेस है। यहां मैं सोच रहा था कि मुझे टॉप 13,000 में आना है, ये मेरा टारगेट है। यहां मेरा टारगेट क्या है? कोई कह रहा है टॉप 3,000, ये टारगेट होना चाहिए। अच्छा, और कोई कहना चाहेगा कुछ और? एक आंसर तो ये आया है, और कुछ बोलना चाहोगे आप? गुड, टॉप 100 टारगेट होना चाहिए ना। अरे इन्हीं नंबर से तो रैंक आनी है, इन्हीं नंबर से तो रैंक आनी है। प्रीलिम्स में आपका 1 नंबर से प्रीलिम्स क्लियर हो, आपका 50 नंबर से प्रीलिम्स क्लियर हो, दोस्तों को बताने के अलावा इसका कोई फायदा नहीं होता ज्यादा। बाद में कोई नहीं पूछता आपका प्रीलिम्स कितने नंबर से क्लियर हुआ है। मेन से तो फाइनल मार्क्स आने हैं यार, फाइनल रैंक आनी है। तो यहां तो मैं चाहूंगा ना मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए, जितने मार्क्स मैं ले सकता हूं, इंडिया में मैं टॉप 100 में हूं, तभी तो मैं आईएएस बनूंगा। नहीं तो मेरे को आईएएस नहीं मिलेगा, प्रॉपर आईएएस नहीं मिलेगा, राइट? तो मेंस में गोल इज टॉप 100, यहां पर गोल इज मैक्सिमम मार्क्स। और जो ये एवरी मार्क मैटर्स की कहानी है ना, ये मैं आपको बताता हूं। टोटल मार्क्स कितने हैं? 2025 है ना। इसमें से मेंस के हैं 1750 और इंटरव्यू के हैं 275। इन 2025 में से 2022 के एग्जाम में मेरे टोटल मार्क्स आए थे 970, मेरी रैंक आई थी 297। अब ये 1750 जो मार्क्स हैं, इसमें मेंस के 7 पेपर हैं। तो 2 सिनेरियोज इमेजिन करते हैं। सिनेरियो 1, जो मैंने 7 पेपर लिखे, हर पेपर में 20 क्वेश्चंस हैं, राइट? तो मैंने 140 क्वेश्चंस लिखे होंगे, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं। इन 7 पेपर में मान लेते हैं मेरे हर पेपर में 1.5 मार्क्स कम हो गए। सो आई गॉट -1.5 इन ईच पेपर। जितने भी मेरे मार्क्स आए उससे 1.5 नंबर कम हो गए। 3 क्वेश्चन में आधे आधे नंबर डिडक्ट कर लिए यूपीएससी ने, क्या ही हो जाएगा। तो मेरे कितने टोटल माइनस हो गए? -10.5 हो गए ओवरऑल। तो मेरा फाइनल टोटल क्या हो जाता? 959.5। इसमें पता है मेरी क्या रैंक आती? आती ही नहीं। आई वुड बी आउट ऑफ द लिस्ट। और मैं फिर से अटेम्प्ट दे रहा होता 2023 का, मैं सिलेक्ट ही नहीं होता अगर हर पेपर में केवल 1.5 नंबर कम हो जाता। कुछ नहीं होता 1.5 नंबर। 20 क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स क्या ही होता है? 3 क्वेश्चन में आधा आधा नंबर कम हो गया, लिस्ट से बाहर, नो सर्विस, नो सिलेक्शन। दूसरा सिनेरियो इमेजिन कर लेते हैं। सेकंड सिनेरियो इज कि मेरे हर पेपर में, इन ऑल 7 पेपर्स, मेरे +1.5 हो जाते। हर पेपर में 3 क्वेश्चन में मुझे आधे आधे नंबर और मिल जाते। तो मेरे टोटल कितने होते? +10.5। तो मेरा फाइनल टोटल क्या होता? 981.5। इसमें मेरी जो रैंक होती ना सर, वो रैंक होती 185 के आसपास, और मैं बनता आईपीएस। तो ये आईआरएस से, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, ये सीधा आईपीएस हो जाता। हर पेपर में 3 क्वेश्चन में आधा आधा नंबर ज्यादा लेना था। द पॉइंट हियर इज एवरी मार्क मैटर्स। एक एक नंबर पे रैंक चेंज हो जाती है। 970 मार्क्स पे 297 रैंक है, 972 मार्क्स पे 260 रैंक होती। इतना फर्क आ जाता है सर एक एक नंबर का। एवरी मार्क मैटर्स टू दिस एक्सटेंट, एंड दैट इज वाई इन मेंस यू हैव टू टारगेट टॉप 100। जब मेंस की पढ़ाई करोगे तो ये बात याद रखना कि यहां पर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ब्रिलियंस। यहां पर आपको ब्रिलियंस दिखानी है अपनी। प्रीलिम्स की पढ़ाई जब करोगे, वहां पर व्हाट इज रिक्वायर्ड? एडिक्वेसी। फर्क है दोनों में। एक में कि हाँ यार मैं बस इतना कर लूं कि मैं टॉप 13,000 में आ जाऊं, और एक है कि मेरे को टॉप 100 में आना है। दोनों में बहुत फर्क है सर। तो यहां ब्रिलियंस की आवश्यकता है, एडिक्वेसी की नहीं। सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है यहां पर ब्रिलियंस दिखानी है। पहले तो ये बात हम दिमाग में रखें। सेकंड,
मेंस को क्लियर करने के लिए या मेंस में पढ़ाई करने के लिए देयर आर 3 स्टेप्स एंड ऑल 3 ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट. पहला स्टेप है कंटेंट. पर्सन हु हैज रेड मोर, हैज रेड फ्रॉम अ बेटर बुक विल गेट मोर मार्क्स. देखो मेंस का पेपर कैसे होता है, रिटन पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है. आपको यहां पर क्वेश्चन दिखेगा, ऐसी होती है मेंस की बुकलेट. एक पेज होगा, फिर सेकंड पेज होगा, फिर थर्ड पेज होगा. यहां पर क्वेश्चन लिखा होगा, आपके पास ये पेज होगा आंसर लिखने के लिए, ये ब्लैंक होगा, ये पेज भी ब्लैंक होगा. यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा. ना आप कोई एक्स्ट्रा शीट ले सकते हो, ना आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हो. टाइम भी काफी कम है, ठीक है. 3 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं, और 10 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं जो 15 मार्क्स के होते हैं. 10 क्वेश्चन इंटू 10 मार्क्स इज 100, 10 क्वेश्चन इंटू 15 मार्क्स इज 150. टोटल 250 मार्क्स का पेपर होता है. 3 घंटे का मतलब है आपके पास 180 मिनट है. सो फॉर अ 10 मार्कर you generally get only 7 minutes to write, and for a 15 marker you get 11 minutes to write. So approximately you have to write 1 page. 15 मार्कर में 3 पेज की जगह होती है, 10 मार्कर में 2 पेज की जगह होती है. तो एक पेज लिखने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिनट्स होते हैं आपके पास, ठीक है. तो पहली बात तो आपको ऐसे लिखना है. और जब आप सब्जेक्टिवली लिख रहे हो, हमने आज तक जितने भी सब्जेक्टिव पेपर दिए हैं स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, हमने पास होने के लिए दिए. आप सोचो आपको दूसरों से ज्यादा नंबर लेने हैं सब्जेक्टिव पेपर में, बहुत मुश्किल है. अब आपको यह भी सोचना होगा कि यार मैं कहीं डायग्राम बनाऊं, मैं थोड़े और बेटर पॉइंट्स लिखूं, मैं और अच्छा इंट्रोडक्शन लिखूं, मैं और अच्छा कंक्लूजन लिखूं. एवरी मार्क मैटर्स. तो मेंस अगर हमें टॉप 100 में आना है, क्लियर नहीं करना है सिर्फ, तो हमें 3 चीजें चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज कंटेंट. आप बेटर किताब से पढ़ोगे, आपके पास बेटर कंटेंट होगा, आप बेटर आंसर लिख के आओगे, सीधी सी बात है. यू रीड मोर एंड यू रीड फ्रॉम अ बेटर सोर्स. मोर भी नहीं, बेटर सोर्स. और ऑथेंटिक जगह से पढ़ोगे और बेटर मार्क्स आएंगे. सेकेंड इज हाउ यू प्रेजेंट दैट कंटेंट, यानी कि आंसर राइटिंग. अब किसी ने बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ा हुआ है बट उससे आंसर ही नहीं लिखे जाते. अगर उससे आंसर ही नहीं लिखे जाते, वो जो भी नॉलेज लेके बैठा हो, अगर वो पेपर पे नहीं आ रही है तो नंबर क्यों ही देगा यूपीएससी. एंड थर्ड, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें टेस्ट देनी है, ताकि ये जो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं ना, इसकी हम प्रैक्टिस कर सके. तो प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, आंसर राइटिंग सीखनी है, और कंटेंट चाहिए. ये 3 चीजें हैं, है ना. ये जो आंसर राइटिंग वाला स्टेप है, चलो एक एक करके बात करते हैं. लेट्स टॉक ऑफ ईच ऑफ दिस. तो पहले कंटेंट की बात करते हैं कि मेंस का कंटेंट कहां से पढ़ना है, स्पेशली आप लोगों ने. तो अब देखो मैं आपको बता सकता हूं कि सारथी आईएएस तो मेंस में ही स्पेशलाइज करता है, इसीलिए हमने सारे टीचर्स वो रखे हैं जो इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, क्योंकि हम वही लोग चाहते थे जिन्होंने खुद मेंस निकाला हो. या तो आपको मैं ये सारी बातें बता सकता हूं जो आपको पता होगी, सारथी आईएएस का रिजल्ट इतना अच्छा है क्योंकि हम मेंस पे फोकस करते हैं. सेकंड थिंग आई कैन शो यू, तो मैं आपको दिखा देता हूं. 2026 का मेंस अभी होने वाला है, 2025 के मेंस की बात कर लेते हैं. ये 2025 के मेंस के GS3 के जो पेपर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसके क्वेश्चंस हैं. ये पहला क्वेश्चन था, इट वाज ऑन HDI एंड इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI. इसके बीच में डिफरेंस बताना था और ये इंडिया के लिए क्यों बेटर है ये बताना था. ये रहे मेरे नोट्स जिसमें HDI और IHDI दोनों दिए हुए हैं साथ में. फिर ये क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड मल्टीलैटरलिज्म टू प्रोटेक्शनिज्म एंड बायोलैटरलिज्म. इन चैलेंजेस को कैसे मीट करेंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए. एक्सटर्नल सेक्टर में हमें क्या करना है, इंडिया की टैरिफ पॉलिसी क्या होनी चाहिए. और इस एग्जैक्ट थिंग नोट्स में लिखी थी कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म. अगर आप ये पढ़ पाए तो, कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, लेस स्टेबल एंड लेस ओपन, लेस स्कोप फॉर ग्रोथ, तो डीरेगुलेशन इज द की. यही इसका आंसर था. आगे देखते हैं. ये था क्वेश्चन नंबर 3. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ फार्मर्स
ऑन सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या होते हैं? हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एक्सेट्रा। ये रहा डिस्कशन ऑन चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, फ्लोरिकल्चर इन इंडिया। डायरेक्ट नोट से स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन इंडिया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन इंडिया, केस स्टडी और डायग्राम्स के साथ। ये क्वेश्चन था इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर पे, टोकामैक कहते हैं इसको। ये रहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के नोट्स। ये रहा डिस्कशन ऑन ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। आगे देख लेते हैं। एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड क्लीन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन था। ये रहा डिस्कशन ऑन एनर्जी, ये रहा डिस्कशन ऑन बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एनर्जी में एप्लीकेशंस। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, ये चीज मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं कि इसकी मैंने एक एक्चुअल यूट्यूब वीडियो बनाई हुई है 2 साल पहले की, देख सकते हैं, इससे पूरा आंसर हो रहा था। इसके रिसेंट अपडेट्स भी मैंने पढ़ाए थे। आगे देख लेते हैं। सी वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज, इसके कॉजेज और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सी लेवल राइज, कोस्टल रीजन्स में कैसे अडेप्टेशन होगी। टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कर्च, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया। कंटेम्पररी एग्जाम्पल के साथ इलेबोरेट करिए। और काउंटर मेजर्स ऑफ द स्टेट। टेररिज्म, कंप्लेक्सिटी, इंडियाज इनिशिएटिव्स, कंप्लीट डिस्कशन ऑफ टेररिज्म। गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या होता है, लोग कैसे अफेक्ट होते हैं, इसके लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं। कंप्लीट डिस्कशन ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मैं जनरली नोट्स अपने हैंड रिटन ही रखता हूं। केस स्टडीज इसकी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर डिस्कशन और वैल्यू एडिशन पॉइंट्स भी हैं कि यार कोई कोट्स लिखने हो, कीवर्ड्स चाहिए हो, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट चाहिए हो, कोई डायग्राम बना के आना हो आपको इस टाइप का, डेटा लिखना हो, सब यहीं पे। ये गवर्नमेंट के मेजर्स हैं। कंप्लीट डिस्कशन ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स, ये रहा पर फिस्कल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये रही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये रहा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ये रहा डिस्कशन ऑन वाटर क्राइसिस, मिहिर शाह कमेटी रिपोर्ट पूरी पढ़ाई थी मैंने। ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन, ये रहा डिस्कशन ऑन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन था, ये रहा डिस्कशन ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना इंडिया को, इसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पे क्वेश्चन आया था। ये रहा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और सब स्कीम्स। ये मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री पे क्वेश्चन था। ये रहा डिस्कशन ऑन सैंड माइनिंग और उसके इलीगैलिटीज पे क्वेश्चन आया हुआ था। ये इंडिया की क्लाइमेट कमिटमेंट्स पे क्वेश्चन था, INDCs कब अपडेट हुए वगैरह। ये इंडिया के INDCs हैं, ये अपडेटेड INDCs हैं जो पूछे गए थे। ये इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पूछा हुआ था और पीस अकॉर्ड्स के बारे में पूछा हुआ था। ये रहा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, एज यू कैन सी डायग्राम्स एंड केस स्टडीज के साथ। और ये रहे वो पीस अग्रीमेंट्स जिनके बारे में पूछा था। लास्ट क्वेश्चन पूछा था मैरिटाइम सिक्योरिटी पे, ट्रेड के बारे में और कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में। ये रहा मैरिटाइम सिक्योरिटी, ये रहा कोस्टल सिक्योरिटी, इसके इनिशिएटिव्स, वे फॉरवर्ड और रीसेंट गवर्नमेंट की कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम। तो जब मैं आपको बोलूं कि कंटेंट में यू कैन ट्रस्ट अस ब्लाइंडली, प्लीज बिलीव दैट। मेंस के लिए कोई डायरेक्ट किताब नहीं आती, आपको किसी ना किसी पे रिलाई करना है, एंड वी हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। तो जो कंटेंट आपको मिल रहा है उस कंटेंट को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड वी हैव प्रूवन दिस टाइम एंड टाइम अगेन। अभी 2026 मेंस का पेपर आएगा, मैं आपको फिर ये चीज करके दिखा, ठीक है। आई होप कंटेंट पे तो भरोसा हो रहा है, समझ आ रहा है ना। बताने से बेटर है कि मैं खुद बोलूं कंटेंट अच्छा है, मैं आपको दिखा दूं विद प्रूफ। प्रीलिम्स में ये काम करना थोड़ा सा आसान होता है, मेंस पढ़ाना आसान नहीं होता। तो मोस्ट फाउंडेशन कोर्सेज में मैंने क्या देखा है ना, कि वो प्रीलिम्स पढ़ा के कहते हैं मेंस है, ये तो हो जाएगा, लिख लेना आंसर। भाई नंबर यहां बनने हैं, सिलेक्शन यहां होना है। कंटेंट के लिए यू कैन ट्रस्ट अस ब्लाइंडली, डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। सेकंड स्टेप की बात करते हैं कि आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको कहा कि मेंस इज अ गेम ऑफ कंटेंट, आंसर राइटिंग एंड टेस्ट।
अब इसी चीज को मान लो मैं अपने आंसर में लिखूं कि द मेंस एग्जाम इज अ 3S प्रॉब्लम, a problem of scale, how much you read, a problem of structure, how you write what you have written, and a problem of speed. ऐसे बेटर लग रहा है या ऐसे बेटर लग रहा है? अगर आप एग्जामिनर हो और आप सुबह से यही 3 पॉइंट पढ़े जा रहे हो इसी ऑर्डर में, और फिर किसी एक की कॉपी आती है जिसमें ये 3S, बात तो सेम करी हुई है, बात सेम एग्जैक्टली सेम बात करी हुई है, बट किसी की कॉपी आती है जिसमें ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना हुआ है और अच्छे वर्ड यूज किए हुए हैं, तो आप ज्यादा मार्क्स दोगे इसको या नहीं दोगे? दोगे ना इसको ज्यादा नंबर? ये वो आंसर राइटिंग का स्टेप है, राइट? दिस इज द स्टेप दैट मेक्स यू वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, वेयर यू पुट योर नॉलेज in a slightly different way, in a slightly more structured way on paper. ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे कंटेंट के लिए आई थिंक वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन द कंट्री जो मेंस के लेक्चर अलग रखता है। आपके प्री के लेक्चर अलग होंगे और मेंस के फिर से एक्चुअली फाउंडेशन के लेक्चर होंगे जहां प्री प्लस मेंस की बात होगी, फिर मेंस के अलग से फिर से लेक्चर होंगे। तो GS1 2 3 4 एंड एसए, इन सबके हम डिटेल में अलग से लेक्चर्स लेते हैं फाउंडेशन से हटा के, ताकि हम एक्चुअली वो टॉप 100 टारगेट कर सके। आंसर राइटिंग में वी हैव टू थिंग्स, वन इज राइट स्मार्ट, जो मैं आपके साथ करूंगा। राइट स्मार्ट में हम एक एक क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके सीखेंगे कि आंसर कैसे लिखा जाता है। एंड द अदर थिंग इज लॉज, यानी कि लाइव आंसर राइटिंग सेशंस। ये वरुण सर करते हैं, जिसमें आप नए क्वेश्चन लिखते हैं। राइट स्मार्ट में आप मेरे साथ PYQs करेंगे, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि सोचते कैसे हैं आंसर लिखने से पहले, और लॉज में आप न्यू क्वेश्चन लिखेंगे। देन वी ऑल्सो हैव प्रैक्टिस टेस्ट। यहां पर आपका मेन गोल क्या होना चाहिए कि मुझे अब स्पीड मैक्सिमाइज करनी है। मैंने मेंस का कंटेंट पढ़ लिया, मैंने आंसर लिखना सीख लिया, अब मुझे टाइम में काम करना सीखना है, तो मैं मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हूं। तो प्री की हमने बात कर ली, मेंस में हमें क्लियर करने के लिए क्या करना है ये बात हमने कर ली। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो और कर लेते हैं। वो बात करने से पहले, ये मेन हमारी डिस्कशन थी आज की, अब जो बातें हैं वो छोटी हैं, प्लानिंग, नोट मेकिंग एक्सेट्रा। मैं आपको एक 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। आई जनरली फील के जो भी हमारा फोकस होता है ना, वो 1-1.5 घंटे से ज्यादा रहता नहीं है। तो मेरी भी क्लास में और जनरली बाकी क्लासेस में भी मैंने ये चीज प्रैक्टिस रखी है कि 1-1.5 घंटे बाद आपको 4-5 मिनट का ब्रेक मिले। ये जो ब्रेक आपको मिलता है, इसमें आपको फोन नहीं चलाना है, रील्स नहीं देखनी है, अपनी आईज को और माइंड को जेन्युइन रेस्ट देना है, ताकि आप 5 मिनट बाद बाकी बातें भी फ्रेश माइंड से सुन सके। I'll see you in 5 minutes. All right. अब कुछ छोटी सी बातें हैं वो कर लेते हैं। पहले let us talk about the plan that we have for the next 2 years. ठीक है, फिर हम डेली आपको क्या करना है उस बारे में बात करेंगे। Then I'm going to give you some homework, right? और फिर हम बात करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। देखिए, इस चीज को ब्रॉडली समझ लीजिए, ये हमारा प्लान है ओवर द नेक्स्ट 2 years। कहीं भी आप लॉस्ट फील करें, आपको लगे कि यार मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंने कर लिए हैं, आगे मुझे क्या करना है, तो इस बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले, जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे प्रीलिम्स में आते हैं, हम उन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर लेंगे। तो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, ये एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री हो गया, और CSAT। पहले 1 साल में, फ्रॉम जुलाई टू अराउंड May ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये हमारा टारगेट है कि हम अपना बेस सेट कर लें। ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इससे पहले हमें करंट अफेयर्स भी समझ नहीं आएगा, हमें टॉपिक्स भी समझ नहीं आएंगे। तो ये बेस हम सेट करेंगे 1 साल में। हम UPSC लेवल की पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे NCERT वगैरह हो रहा है।
बिल्कुल यूपीएससी लेवल की पढ़ाई है। आपका बेसिकली पूरा प्रीलिम्स और इन सब्जेक्ट्स की कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारा टारगेट है कि मई 2027 तक हो जाए। तो मई 2027 के लिए तक आप प्रीलिम्स के लिए फुली प्रिपेयर्ड होंगे। आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए 2027 का आपका अटेम्प्ट नहीं है, बट अपने आप को टेस्ट करने के लिए घर पे 2027 का प्रीलिम्स का पेपर देके देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ। तो पहले एक साल ये 8 सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हमने कर लिए। उसमें भी हम इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री पहले करेंगे क्योंकि ये हमारे सबसे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। देन हमने समझा यार कि मीन्स इज वेयर आई हैव टू टारगेट टॉप 100, where I have to target maximum marks। तो फिर अगले 6 महीने फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली जून ऑफ 2027 टू दिसंबर ऑफ 2027, ये 6 मंथ्स, these 6 months we will spend completely focused on मेंस। ये टाइम हमारा सिर्फ मेंस पे होगा और हमारा आइडिया है दैट बाय दिसंबर वी हैव टू बी मेंस रेडी। दिसंबर में हमारा मेंस देने के लिए हम फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। हमें पूरा सब कुछ मेंस का आना चाहिए बाय दिसंबर 2027। तो मई 2027 तक मेरा प्रीलिम्स फुली रेडी होना चाहिए, दिसंबर 2027 तक मेरा मेंस फुली रेडी होना चाहिए। तो मेरा सिलेबस एंड एक्चुअल रीडिंग ऑफ एवरीथिंग इज कंप्लीट बाय दिसंबर 2027। अब क्या करें? अब हम आ गए हैं जनवरी 2028 में। जनवरी 2028 में अब क्या करें हम? यार अब मई में प्रीलिम्स आने वाला है, अब मुझे अपने प्रीलिम्स की रिवीजन करनी है। तो यहां प्रीलिम्स रिवीजन के लिए वी विल डू लाइव एमसीक्यू सेशंस विद यू। ये लाइव एमसीक्यू सेशंस क्यों किए जाते हैं? ये लाइव एमसीक्यू सेशंस किए जाते हैं ताकि आप बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग रखें कि यार मैंने पढ़ तो लिया है, सब पढ़ लिया है, बट उसकी एमसीक्यू में एक लाइव प्रैक्टिस हो। लाइव एमसीक्यू सेशंस में क्या होता है, मैं या वरुण सर या जसलीन मैम या कोई और फैकल्टी आपके सामने आती है, आपके सामने एक एमसीक्यू होता है, आपको 1 मिनट मिलता है, इसको सॉल्व करो। फिर हम आपको बताते हैं अच्छा यार इस एमसीक्यू में ये आंसर था और ये आंसर तक ऐसे पहुंचना था। और ऐसे करके हम हर सेशन में 25 to 50 एमसीक्यूज लेते हैं। तो बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाती है। जो यहां पर पढ़ा हुआ था, थोड़ा टाइम हो गया उसको पढ़े हुए, उसकी रिविजन हो जाती है और एक शेड्यूल मिल जाता है। और पूरे 2 साल के करंट अफेयर्स हम यहां पर पढ़ते हैं। अब 2 साल के करंट अफेयर्स हम एंड में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब आपको सिलेबस के सारे पॉइंट्स आते हैं। जब आपको सब कुछ आता है तो करंट अफेयर्स इज नियरली लर्निंग न्यू इवेंट्स। जैसे कल का जो इवेंट है, जो सीजेपी की प्रोटेस्ट थी, अब हमें क्या जानना है कि हाँ यार सीजेपी की प्रोटेस्ट हुई थी, इतना ही करंट अफेयर्स है। बाकी प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्टिकल 19 में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो सब तो मुझे ऑलरेडी आते हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर्स हमने यहां पर एंड में रखा है। ये भी हम टारगेट करते हैं कि मार्च 2028 तक, टारगेट क्या, हर साल ही हम ये पूरा करते हैं, मार्च 2028 तक हम सब खत्म कर देते हैं। क्यों? ताकि अप्रैल और मई 2028 जो आपके लास्ट 2 मंथ्स हैं, दे शुड कंप्लीटली बी डेडिकेटेड टू योर ओन सेल्फ रिविजन। तब आपकी कोई क्लास, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ये तो ये हमारा 2 साल का प्लान है। मैं 1 मिनट दूंगा आपको, आप इसको, स्क्रीनशॉट तो शायद हो नहीं पाएगा ऐप पे, आप इसको, मैं स्लाइड्स भी अपलोड करा दूंगा, बट एक बार इसको लिख लीजिए, इस प्लान को लिख लीजिए और अपने डेस्क पे लगा लीजिए ताकि आपको पता रहे अगले 2 साल में क्या कर रहा हूं। प्लीज राइट दिस डाउन, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये वही शेड्यूल है मंथ वाइज। तो पहले हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, फिर इकोनॉमी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर साइंस एंड टेक, फिर एनवायरमेंट, फिर एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, फिर सीसैट। उसके बाद हम मेंस की पढ़ाई करेंगे, फिर हम प्रीलिम्स की रिवीजन करेंगे जनवरी ऑनवर्ड्स। द सेम शेड्यूल रिटर्न मंथ वाइज, बट दिस इज द ब्रॉड आइडिया। अब हाउ टू स्ट्रक्चर योर डे, डेली बेसिस पे आपको क्या करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपकी जो क्लास होती है वो जनरली 3 आवर्स की क्लास होती है। आप बस एक बात यहां पे जान लो, ये क्लास है 3 आवर की,
watching this class is not studying. क्योंकि स्टडिंग तब होती है जब हम खुद एफर्ट करते हैं। जैसे ये भी एक क्लास ही है, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, इस टाइम पे एफर्ट कौन कर रहा है? इस टाइम पे एफर्ट कौन कर रहा है? आप तो देख रहे हो बैठ के, एफर्ट कौन कर रहा है इस टाइम पे? इस टाइम पे एफर्ट मैं कर रहा हूं। यू आर प्योरली वॉचिंग, है ना? आप तो देख रहे हो। जब आप एफर्ट खुद करोगे ना, उसको हम स्टडिंग बोलेंगे, ठीक है? तो बस ये जान लेना कि वॉचिंग अ क्लास इज नॉट स्टडिंग। व्हेन यू आर डूइंग एफर्ट इट विल बी कॉल्ड स्टडिंग। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि क्लास देखने के बाद, यहां पर मेरा काम तो हो गया, मैंने आपको क्लास पढ़ा दी। अब 2-3 एसेंशियल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है क्लास देखने की इमीडिएटली बाद यू हैव टू रीड द नोट्स ऑफ द क्लास। ये ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं, दिस इज नॉर्मल, सब करते हैं ये। क्लास देख खत्म हुई, इमीडिएटली खत्म होने के बाद आज जो जो पढ़ा है उसको एक बार रीड कर लिया। अब जो सेकंड स्टेप मैं बताऊंगा ना, वो मोस्ट लोग नहीं करते। ये करने के बाद, रीड करने के बाद एक 30 मिनट्स का ब्रेक लो। देन ओपन अ ब्लैंक पेज एंड राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू नो, जो आज आपको पढ़ाया गया। जैसे मान लो आज की ही क्लास की बात करें, तो आपने पहले मान लो ये पीपीटी पढ़ ली, 30 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर आपको लिखना चाहिए कि आज मैंने क्या सीखा। टुडे आई लर्नड फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम। फॉर्मेट में क्या था सर? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू था। प्रीलिम्स में ये फॉर्मेट था, मेंस में ये था, इंटरव्यू में ये था, ठीक है। फिर प्रीलिम्स में मैंने क्या जाना? सिलेबस। सिलेबस में 8 सब्जेक्ट थे, तो 8 सब्जेक्ट कौन से थे? फिर सी सैट था, तो सी सैट में कितने मार्क्स चाहिए थे, प्लस कितने होते हैं, नेगेटिव मार्क्स कितने मिलते हैं, इसको पढ़ने की करेक्ट अप्रोच क्या है। जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, आपको ये पेपर पे लिखनी है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू एवरी डे। अब यहां पर ऑब्वियसली आप कुछ कुछ भूलोगे, राइट? हो सकता है आपको 8 सब्जेक्ट में से 5 ही याद आए, 6 ही याद आए। यू विल फॉरगेट समथिंग, देयर विल बी सम ब्लैंक्स ऑन दिस पेज। इस पेज पे कुछ कुछ ब्लैंक्स होंगे, बट आपको ये लिखते वक्त कोई किताब नहीं खोलनी है, कोई नोट्स नहीं खोलने हैं, कुछ रेफर नहीं करना है। सिर्फ एक ब्लैंक पेज लेके लिखना है कि आज आपको क्या समझ आया। और बहुत अच्छे से नहीं है, नोट्स नहीं है, ऐसे ही लिखना है, शॉर्ट हैंड में, रफ फॉर्मेट में लिखना है। ये आपकी मेमोरी टेस्ट हो रही है। और यहां जहां गलतियां होंगी, जैसे मान लो मुझे 8 में से 7 ही सब्जेक्ट याद आए, हियर आई विल गेट टू नो व्हाट आई एक्चुअली फॉरगेट। अगर मैं दोबारा रीड कर लूं नोट्स, एक बार रीड करूं, फिर रिवाइज करने के नाम पे एक और बार रीड कर लूं, फिर एक और बार रीड कर लूं, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा मेरा ब्रेन भूलता क्या है। मुझे करना क्या है? मुझे रीड करने के बाद 30 मिनट्स का ब्रेक लेना, आराम से चिल करना, नेटफ्लिक्स देखना, ठीक है। फिर एक पेज खोलना, जो जो आज पढ़ा उसको लिखना, और देखना आपको एक्चुअली कितना याद आता है। हाउ मच कैन यू एक्चुअली रिमेंबर? पता चलेगा कि ज्यादा याद नहीं आता, शुरू शुरू में बहुत भूल जाता है। और जो जो चीजें ब्लैंक्स हैं, जहां जहां यू आर फॉरगेटिंग, देन ओपन द नोट्स एंड रेफर देम अगेन। और ऐसे करके आपको ये गोल रखना है फॉर एवरी क्लास। चाहे बैकलॉग हो जाए, चाहे क्लासेस मिस हो जाए, ये प्रोसेस करे बिना अगली क्लास पे मत जाना। ये कभी मत करना कि मैं पहले वीडियोस देख लेता हूं, ठीक है, और फिर बाद में कर लूंगा। बाद कभी नहीं आता इस एग्जाम में। नेवर गो टू द नेक्स्ट क्लास विदाउट डूइंग दिस प्रोसेस फर्स्ट। क्लास पढ़ो, क्लास देखो, नोट्स पढ़ो, ब्रेक लो थोड़ा सा, फिर जो भी आज पढ़ा, जैसे मान लो आज आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, या आपकी ज्योग्राफी से क्लास है, तो पहले आपने यूनिवर्स पढ़ा, यूनिवर्स की क्लास हो रही है, स्टार्स के बारे में क्लास हो रही है, तो लिखो। ऐसे लिखना जैसे मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं। पॉपुलेशन होती है स्टार्स की, पॉपुलेशन 3, पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 1 स्टार्स होते हैं। पॉपुलेशन 1 स्टार्स में क्या क्या होता है, पॉपुलेशन 2 स्टार्स में क्या होता है, पॉपुलेशन 3 स्टार्स में क्या होता है, स्टार और प्लैनेट में फर्क क्या होता है। अच्छा, स्टार में सबसे इंपॉर्टेंट स्टार सन है,
तो सन के लेयर्स क्या हैं, सन का टेम्परेचर कितना है, सन का डिस्टेंस कितना है अर्थ से, सन की कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ऐसे ही लिखना जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूं। और जहां जहां गलती हो या जहां जहां भूले कि अच्छा पॉपुलेशन 3 स्टार्स तो याद आ रहे हैं, पॉपुलेशन 2 स्टार्स तो याद आ रहे हैं, पॉपुलेशन 1 स्टार याद नहीं आ रहा, होने देना गलती, आगे बढ़ जाना, ऐसे पेज पे ब्लैंक करके छोड़ देना, डैश लिख के छोड़ देना। और फिर जब आप पूरा लिख लो फिर वापस जाना और अपने नोट्स में देखना, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू एक्चुअली रीड, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। ये करना है आपने रोज, ठीक है, तब जाके बात बनेगी। अब डेली की बात हमने कर ली और हमने एक ब्रॉड प्लानिंग की बात कर ली। अब ऑप्शनल पे आते हैं। यहां आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन, और मेरा नाम, ये सर्च करना है यूट्यूब पे। आपको एक वीडियो मिलेगी जहां मैंने टॉपर्स की मार्कशीट्स एनालाइज करके पूरा प्रोसेस बताया कि ऑप्शनल सिलेक्ट कैसे करना है। ये आपका फर्स्ट होमवर्क है आपका आज का, ये काम आपको करना है। इससे आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा, एक प्रोसेस है यार, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूं यार ये ऑप्शन अच्छा है ले लो, ये ऑप्शन खराब है मत लो, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस है सबके लिए इंडिविजुअलाइज्ड, उस प्रोसेस को मैंने डॉक्यूमेंट किया है, उस प्रोसेस को आपको यहां पर समझना है। ये सर्च करना है यूट्यूब पे और इस वीडियो को देखना है। ये आपका पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क भी बता देता हूं। सेकंड होमवर्क आपका ये है कि मेंस का जो सिलेबस होता है, प्री का तो मैंने आपको दिखा दिया, मेंस का सिलेबस पूरा रीड करना है। और ऐसे रीड करना है कि आगे से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मेंस के सिलेबस में नक्सलिज्म वर्ड लिखा है, तो आप इंस्टेंटली बता सको कि नहीं सर नक्सलिज्म नहीं लिखा, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म लिखा है। इस लेवल पे आपको सिलेबस आना चाहिए। ये आपकी सेकंड होमवर्क है। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको वीडियो के थ्रू देखना है सारथी आईएएस फाउंडेशन सर्च कर लेना। सारथी आईएएस का जो फाउंडेशन चैनल है उस पे मैंने डिकोडिंग द सिलेबस पे एक वीडियो बनाई है जहां मैंने एक एक पॉइंट ऑफ द सिलेबस रीड किया है, वो भी देख सकते हो। मैं आपको दोनों वीडियोस एक्चुअली दिखा देता हूं यूट्यूब पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये दो वीडियोस देखनी है, सिलेबस खुद से रीड करना चाहते हो तो आई थिंक दैट विल बी बेटर, बट इट्स अप टू यू। करना जरूर है, ये काम आज आज ही करना है, ठीक है। तो लेट्स राइट फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट डॉक्टर शिवन, लेट्स सी व्हाट कम्स। ये रही वीडियो, चूज योर ऑप्शनल वाइजली, ये वीडियो देखनी है, पूरी एनालिसिस है इसमें, ठीक है। ये वीडियो देखनी है पहली। दूसरा आपने देखना है, आप ऐसे लिख सकते हो यूपीएससी सिलेबस डॉक्टर शिवन, आई थिंक इस पे आ जानी चाहिए वो वीडियो। नहीं ये वीडियो नहीं है, ये रहा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ यूपीएससी सिलेबस, ये वीडियो है, सारथी आईएएस फाउंडेशन चैनल पे है। एक एक पॉइंट में मैंने, कोई ऐड आएगी इसमें पहले, चैट जीपीटी की ऐड आ रही है, कोई नहीं, एक एक पॉइंट मैंने इन योर यूपीएससी जर्नी विदाउट दिस, मैंने एक एक पॉइंट पूरे सिलेबस का इन बेसिक्स पढ़ के यहाँ पे बताया कि यार ये आपने, दिस इज व्हाट यू हैव टू रीड, सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, पूरा सिलेबस पढ़ा है। तो एक ये वीडियो और एक वो ऑप्शनल वाली वीडियो, ये दोनों आपका होमवर्क है और ये आज ही होना है, ठीक है। कितना भी टाइम लगे, 2 घंटे लगेंगे टोटल, ये आज ही होना है, ठीक है। अब लास्ट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, एक्टिव रिकॉल मैंने आपको बता दिया, नोट मेकिंग की बात कर लेते हैं, फिर एक बात और करेंगे। नोट मेकिंग का कोई एक वन रूल नहीं है, ये हर सब्जेक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। आपकी शुरू में पल्लवी मैम के साथ क्लासेस होंगी, पल्लवी मैम ने 3 बार इंटरव्यू दिया है, यूजीसी नेट में उनकी 100% है ज्योग्राफी में। ये जो नोट मेकिंग का काम है, ये नोट मेकिंग का काम हर सब्जेक्ट के लिए अलग है। तो जो सब्जेक्ट आप उस टाइम पे पढ़ रहे हैं उसकी नोट मेकिंग वो टीचर आपको बताएंगे। जैसे ज्योग्राफी की बात हुई तो पल्लवी मैम विल टेल यू हाउ टू मेक नोट्स इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। शी माइट टेल यू के नोट्स मत बनाओ, पीडीएफ से ही पढ़ लो, तो वो भी ठीक है।
क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। एक्टिव रिकॉल हमने डिस्कस कर लिया, आपने कैसे करना है, हर क्लास के बाद एक पेपर पे नोट वगैरह सब बंद करके लिखना है आपको क्या समझ आया, जो गैप्स हैं उन पे वापस जाना है। नाउ लास्ट थिंग एंड आफ्टर दिस आई विल क्लोज दिस सेशन। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, अभी मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा ये बात करी है कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारथी एस आपके लिए क्या क्या करेगा। 3 चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि अगर आपको बोला जा रहा है कि आज ये होमवर्क करना है तो ये होमवर्क आज होगा। फिर अगर आपको बोला जा रहा है कि क्लास आपने अटेंड करनी है, टेस्ट आपने देना है, तो फिर क्लास अटेंड होगी। अगर आपको बोला जा रहा है रिवाइज करके आना, कल टेस्ट है, तो फिर रिवाइज होगा उस दिन। ठीक है। और डिसिप्लिन आएगा तभी जब आपके पास कमिटमेंट होगी। ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यू हैव टू कमिट टू योर सिलेक्शन। देखो यार, बिल्कुल ऑनेस्ट बात करते हैं, आप सारथी एस में एनरोल कर चुके हो, अब तो आप यहां हो, है ना। अब आपका सिलेक्शन होगा, राइट। तो मेरा फुल फायदा है इस चीज में। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा देखो हमने इन्हें पढ़ाया था और इनका सिलेक्शन हो गया, है ना। ऑल्दो दिस इज नॉट हाउ आई थिंक, बट बिल्कुल यूटिलिटेरियन बात करते हैं। मैं फुली इन्वेस्टेड हूं आपके सिलेक्शन में, मैं सब कुछ करूंगा ताकि आप सिलेक्ट हो जाओ। क्यों? आप मान लो मैं अगर आपके बारे में केयर नहीं भी करता तो मेरा अपना फायदा है, मैं दिखा पाऊंगा कि मेरा स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया, मुझे खुशी होगी मेरा स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया। यू हैव टू शो मोर कमिटमेंट देन मी एंड आई विल वर्क हार्डर देन यू। मोर कमिटमेंट देन मी का क्या मतलब है? किसी दोस्त की शादी है, किसी के दोस्त का बर्थडे है, भाई की शादी है, घर पे कुछ काम है वगैरह वगैरह, सब सेकेंडरी है। अगर आज है कि यार एक क्लास अटेंड करनी है और होमवर्क है, तो पहले ये होगा, फिर बाकी सब बाद में होगा। Everywhere else you can compromise, but not in the preparation of this exam. There are only 2 exceptions to this. One is your family, which I think comes before your exam, and second is your health. And ये इंटरकनेक्टेड है। भाई की शादी है तो ये मत सोच लेना ठीक है भाई की शादी होगी तो आप 4-5 दिन बिजी हो गए, इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई, राइट। बट आप ये नहीं कर सकते कि भाई की शादी है तो मेरा एक्सक्यूज हो गया, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। हेल्थ इशू आ जाता है, आपको आपकी फैमिली को सब छोड़ो, हेल्थ इशू पहले ठीक करो, हेल्थ कम्स फर्स्ट। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली और आपकी हेल्थ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों में कोई इशू आता है कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यूपीएससी कम्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। इसके अलावा कुछ भी है तो पहले यूपीएससी में अपनी कमिटमेंट पूरी होगी, पहले मेरा लेक्चर पूरा होगा, पहले मेरी आज की रिविजन पूरी होगी, फिर टाइम बचेगा तो मस्ती होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस टाइप की कमिटमेंट और डिसिप्लिन मैं आपसे 2 साल के लिए मांग रहा हूं। थर्ड चीज मैं आपसे मांग रहा हूं ट्रस्ट। और मैं ट्रस्ट यहां क्यों लिख रहा हूं? इवेंचुअली इस जर्नी में आगे जाके 5-6 महीने जब आपको हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि जो एडवाइस हम आपको दे रहे हैं वो आपके काफी फायदे की बात है। बट शुरू शुरू में ना हमें कुछ पता नहीं होता, तो हम बहुत लोगों की बातें सुन लेते हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। आज मैंने आपको कुछ बताया, आपके लाइब्रेरी में हो सकता है कोई भैया हो जो 3 साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो कुछ और बोल दें। शुरू में उन लोगों से थोड़ा बात मत करना, करना भी तो उनकी बातों को थोड़ा सा सुन के इग्नोर कर देना कि हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं होता, बहुत बढ़िया सर, ये बोल के साइड आ जाना। थोड़े टाइम ट्रस्ट कर लो, जो हम कह रहे हैं इवेंचुअली तो आप ये खुद ही रियलाइज कर लोगे। क्यों कह रहा हूं मैं ये? जो भी बातें यहां आपको बोली जाती हैं, जिस भी क्लास में जो स्ट्रेटेजिक बातें बोली जाती हैं, उस पर बहुत डिस्कशन होता है। पहले हम सारे टीचर्स बैठ के बहुत डिस्कशन करके ये सारी बातें आपको बोलते हैं। सो वी नीड यू टू फॉलो दिस एडवाइस। ठीक है, थोड़े टाइम इसको क्वेश्चन मत करो। आई थिंक आफ्टर 2-3 मंथ्स तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, राइट। सो कैन आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू विल शो द डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड ट्रस्ट रिक्वायर्ड ओवर द नेक्स्ट 2 years? क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे 3 चीजें? कैन आई एक्सपेक्ट दीज 3 थिंग्स फ्रॉम यू? मुझे बस यही चाहिए आपसे, ठीक है। अभी तो आप यस बोल रहे हो, आज फर्स्ट डे है, आपकी मोटिवेशन बहुत हाई है, बट आई रियली होप कि आप इसी लेवल की मोटिवेशन आगे भी रखेंगे। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग टू सारथी आईएएस एंड फॉर्मली वेलकम यू टू सारथी आईएएस।
अब लेट्स गेट टू स्टडिंग, और अप्रोच भूलेंगे नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम, सी यू सून, बाय बाय।